दोस्तों नमस्कार। आज हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है और हमारे साथ में है अभिषेक शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार जी। आज हम जानने वाले हैं रियल एस्टेट के बारे में कि रियल एस्टेट में अपन इन्वेस्टमेंट करने के लिए और या फिर रेजिडेंशियल के लिए जो भी परचेज या सेलिंग करते हैं, तो उसमें आपके साथ में कई लोगों के साथ में बहुत ठगी हो जाती है, फिर उनका पैसा फँस जाता है। तो उसमें कैसे उससे बचा जा सके और अपन परचेज करते हैं तो उसके लिए किन-किन बातों का अपन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उससे संबंधित में सर से बातें करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार मैं सर। आपसे कई लोगों का क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा था कि जैसे अपनी रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट है क्या? और वर्तमान में इसका भविष्य क्या है? मतलब रियल एस्टेट को लेके कोई अपना करियर स्टार्ट करना चाहे इस रियल एस्टेट में, तो आप एक बार बताइए कि रियल एस्टेट क्या है? जैसा कि मैं आपको इसी चीज़ बताना चाहूँगा और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, रियल एस्टेट मौजूदा दौर में प्रॉपर्टी का ही दूसरा नाम है। जैसे कि आज से कुछ समय पहले इसे प्रॉपर्टी बोला जाता था, लेकिन वर्तमान में रियल एस्टेट इसको बोला जाता है और इसके अंदर रेजिडेंशियल फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, इसके अलावा प्लॉट्स वगैरह हो गए, गेटेड टाउनशिप्स वगैरह हो गई। तो सारी की सारी जो चीज़ है, जो बाय एंड सेल के काम आती है, वही रियल एस्टेट के अंदर आती है। तो मौजूदा दौर में प्रॉपर्टी का ही दूसरा नाम रियल एस्टेट है। अच्छा, अच्छा। और जैसे कि आप बता रहे थे कि करियर बनाना चाहें, तो आजकल अगर आप एमबीए करने जाते हैं या फिर आप बीकॉम वगैरह भी करते हैं, तो रियल एस्टेट के चैप्टर्स आपको कहीं से भी मिल जाते हैं। क्योंकि मौजूदा दौर में एक जो रियल एस्टेट है, एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बन चुकी है। जैसे कि आपको जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लाइक जैसे बैंकर्स वगैरह ही माने जाते थे। लेकिन यस। मौजूदा दौर में आप देखोगे जितने भी बड़े ऑफिस हैं, जितने भी जो भी डेवलपर्स हैं, आज उनके आप ऑफिस में जाके विजिट करोगे तो आपको वास्तव में फील आएगा कि आज कहीं ये एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बन चुकी है। उसी तरीके से लोगों का काम है और पैटर्न बदल चुका है। तो रियल एस्टेट को लेकर काफ़ी लोगों के अपडेट्स आई हैं कि वो काफ़ी सारे नॉलेज भी बढ़ी है, यस, क्योंकि यस। गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो काफ़ी कोऑपरेटिव कल्चर और सोसाइटी बन चुकी है एक तरीके से रियल एस्टेट। और करियर की बात करूँ तो आजकल वर्तमान में युवा भी इसके अंदर भविष्य बना रहा है, क्योंकि ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो लिमिटेड है। तो यस। यहाँ पर लोग बाग अपना करियर लेकर के एक अच्छा यहाँ से रोज़गार का साधन बन चुका है। दूसरा अपना क्वेश्चन था कि सर जैसे कि कोई भी बंदा परचेज और करना चाहता है प्रॉपर्टी, तो किन-किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए परचेज के लिए? हुँ, और उसमें उनके साथ में फ्रॉडबाज़ी ऐसा ना हो, तो उस चीज़ के बारे में बताइए कि भई क्या चीज़ है ऐसी जिनका वो ध्यान रखे ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो? वैसे तो देखो ऋषि जी, बात की जाए ना, प्रॉपर्टी लेने से पहले मोटा-मोटा 8 से 9 चीज़ें होती है। यस। लेकिन उसमें जो मेन-मेन आती है, मैं आपको थोड़ा वर्बली बता देता हूँ। अगर कोई भी कस्टमर ये जो वीडियो देख रहे हैं, अगर वो प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी शहर में हो या किसी भी एरिया के अंदर हो, आप जहाँ प्रॉपर्टी की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें सबसे जो मेन चीज़ आती है वो लोकेशन आती है। कि लोकेशन अच्छी रहेगी तो वहाँ पे आपको जाने में भी अच्छा लगेगा बिल्कुल। और एक सिस्टमेटिक तरीके से वो जगह होगी। जैसे लोकेशन में बात कर सकते हो, आपकी लोकेशन एक अच्छी जगह हो, वहाँ पे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की फ्यूचर प्लानिंग भी अच्छी हो, आस-पास में जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह भी हो, तो ये काफ़ी चीज़ें मैटर करती है लोकेशन पे। तो लोकेशन जितनी परफेक्ट होगी, आपका बायर भी उतना ही जल्दी से वहाँ पर जाने की प्लानिंग करेगा और उसको चीज़ पसंद भी आएगी। तो फर्स्ट तो लोकेशन आ जाती है। दूसरी बात, अगर बात की जाए प्रेज़ेंट टाइम में, लीगलिटी काफ़ी मैटर करती है। अगर आज अपन जहाँ प्रॉपर्टी प्लानिंग कर रहे हैं, अगर उसका टाइटल क्लियर रहेगा, बैंक वगैरह से वो अप्रूव्ड रहेगी और वहाँ की जैसे लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, उनसे अप्रूव्ड रहेगी। साथ में जैसे भी 2016 के बाद में रेरा आ चुका है, या तो रेरा से वो रजिस्टर्ड है। तो इन चीज़ों से क्या रहेगा ना कि लीगलिटी क्लियर रहेगी, तो कस्टमर के साथ कभी धोखा होने के चांसेस कम हो जाएँगे और उसके लिए बेस्ट रहेगी। अच्छा, अच्छा। और इसके अलावा जैसे बात कर सकते हैं अपन, उस कंपनी का किसी का बैकग्राउंड हो गया, उसका देखना, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। जैसे कि अभी आपने बताया कि रेरा के बारे में आपने भी बताया, तो मैं एक बार आप लोगों को बता सकते हैं कि रेरा क्या चीज़ है और कैसे बेनिफिट अपन रेरा से ले सकते हैं? देखो, रेरा की बात की जाए ना, लगभग 1 मई 2016 से रेरा काम कर रहा है, लेकिन परफेक्टली जो पूर्ण तरीके से 1 मई 2017 से इसने सभी जगह काम कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हर जगह सब पे ध्यान नहीं दे सकता है। तो पर्टिकुलर सभी स्टेट को उन्होंने बता रखा है कि आप अपनी निगरानी में सारा काम करो। तो कोई भी उसके अंदर ही है। हाँ, तो कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी कंपनी है, कोई भी डेवलपर है, किसी शहर के अंदर काम कर रहा है, तो उसकी स्टेट से एक पीआरएन नंबर होता है, रेरा नंबर। ये तो उसे अप्रूवल करवाना होता है और अप्रूवल करवाने में उस ज़मीन का सारा टाइटल क्लियर हो जाता है कि ज़मीन अप्रूव्ड भी है या नहीं, डेवलपर अप्रूव्ड लीगल है या नहीं। तो एक तरीके से तो अगर 100 डेवलपर हैं और काम कर रहे हैं रेरा के साथ में,
तो उसमें से आप मुझे तो देखोगे 15 से 20 ही अच्छे निकलेंगे, तो वहीं क्लियर हो जाता है। अच्छा। वहीं पे छँटनी हो जाती है एक तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रेरा का आपका प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए। या दूसरा क्या रेरा से अगर अपन प्रोजेक्ट लेते हैं अप्रूव्ड प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उसमें क्या रहता है ना कि जो भी पैसा होता है, वो जो भी सारी चीज़ें होती है, उसका 70% पैसा वहाँ जाता है रेरा में अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट में। या तो मान लो कल को कहीं कोई डेवलपर है या कोई बिल्डर है, अगर वो भाग भी जाता है, तो उसमें रेरा की ज़िम्मेदारी होती है। उस जगह जहाँ पे उन्होंने जो भी परचेज़िंग की है, उसको सिस्टमैटिकली डेवलप करना या फिर उनका पैसा दिलवाना या फिर किसी प्रकार का फ्रॉड हो चुका है, उन्होंने फुल पेमेंट कर दिया है, फिर या फिर डेवलपर की तरफ से कोई क्वेश्चन्स आ रहे हैं या फिर वो दिक्कतें कर रहा है, तो आपका पैसा रिकवर कराने से लेकर या फिर टाइम को लेकर के या फिर वहाँ से अगर आपको टाइम पे वो पोज़ीशन नहीं दे रहा है, तो आपको दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर और फिर आपको मंथली चार्जेज़ रेंटली आपको वो पे करेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो रेरा के कारण क्लियर हुई है और मान लो अगर आपके साथ में कोई धोखाधड़ी हो गई है, तो आप चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो कितना ही बड़े अपनी पोज़ीशन पे हो, रेरा के अंदर मोटा-मोटा 2 महीने के अंदर आपका पूरा फैसला आ जाता है। हाई कोर्ट की जैसे इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, मात्र 60 दिन के अंदर आपकी समस्या का निवारण ईज़िली हो जाता है। बस थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा अवेयरनेस रखनी पड़ती है, थोड़ी चीज़ें समझना पड़ेगा। तो जैसे कि रेरा में कोई भी चीज़ को लेके कंप्लेंट करे तो उसके लिए मतलब लोग कहाँ जाएँ रेरा में उससे देखो बात करने के लिए कि कोई ऑफिस है वगैरह है या फिर कहाँ इनको देखो सभी प्रेज़ेंट करना है? सभी डिस्ट्रिक्ट में रेरा के ऑफिस वगैरह होते हैं। इसके अलावा प्रेज़ेंट टाइम में ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करो और किसी डेवलपर के खिलाफ आपको कंप्लेंट करनी है, उसमें आपने कब परचेज़िंग करी, उसमें पूरा फॉर्म होता है। वो फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म सबमिट करके डिटेल्स आप करो और उधर से आपको रिवर्ट आने लग जाते हैं। कुछ नॉमिनल सा जो पैसा होता है जो आपको पे करना होता है और जल्दी से जल्दी आपका निवारण हो जाता है, जिसके अंदर डायरेक्टली जो डेवलपर है और आप हो, ऑनलाइन के माध्यम से आपका पूरा फैसला हो जाता है। जैसे अगर डेवलपर अगर डेवलपर की कोई फ़ॉल्ट पाई जाती है और उस समस्या का वो उस टाइम पीरियड के अंदर निवारण नहीं करता है, हाँ, तो फिर रेरा उस पे पेनल्टी लगाती है डेवलपर पे और इतनी भयंकर पेनल्टी लगाते हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अ, म करोड़ों के अंदर वो वैल्यूएशन चल जाती है। तो ये चीज़ है कि अगर कोई परचेज़िंग किया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा तो मतलब यही है कि जैसे कि हमको ज़्यादा मतलब परेशान होने की घूमना आवश्यकता नहीं। परेशान नहीं परेशान पड़ता, धा ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता धक्का क्योंकि जैसे हाई कोर्ट जैसा लंबा हाँ, प्रोसेस नहीं हाँ, है, बिल्कुल। फटाफट क्लियर हो जाता है। एक कोर्ट में तो कई कई बार केस चला जाता है तो बरसों तक लंबा बिल्कुल, चलता है, तो बिल्कुल। वो यहाँ नहीं है, आपको क्लियर जल्दी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बशर्ते बस वो उसका आपके पास रेरा नंबर होगा तभी आप केस कर सकते हो, वो चीज़ है। दूसरा मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करे, हुँ, हुँ। तो जैसे एक आता है अपना फ्लैट वगैरह में लोग जाना पसंद करते हैं या बंगलो वगैरह में जाना पसंद करते हैं, तो बेटर क्या करता है कि भई क्या फ्लैट लेना चाहिए या फिर बंगलोज़ में देखो जाना चाहिए? इन्वेस्टमेंट फ्लैट में भी किया जाता है और प्लॉट में भी किया जाता है, जैसे ठीक है? अ, अब फ्लैट्स में भी किया जाएगा, दोनों में देखो रिटर्न्स तो मिलता है, ऐसा नहीं कह सकते कि रिटर्न्स नहीं मिलता है। आपको रिटर्न दोनों जगह मिलता है, लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है। पहले तो मैं फ्लैट की बात कर लेता हूँ, तो फ्लैट आप वहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, पहली बात तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जैसे कि मैंने बताया प्रीवियस में जो अभी। यस, इसके अलावा जहाँ प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है फ्लैट्स के अंदर आप ले तो लेते हो, लेकिन ना आपकी ज़मीन होती है, ना आपकी छत होती है। दूसरा अगर बात की जाए, आप उसमें कील भी नहीं ठोक सकते हैं, वो हाँ, चीज़ है। वो बिल्कुल, काफ़ी चीज़ें फेस करना पड़ता है। दूसरा जो फ्लैट आप ले रहे हो, उसमें आप कभी सोशल कनेक्ट नहीं हो पाते हो लोगों से लोगों कनेक्ट से कनेक्ट नहीं पाते हो। इसके अलावा उसमें मंथली आपके जैसे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कार पार्किंग चार्जेज़ वगैरह हो गए हैं, मेंटेनेंस चार्जेज़ वगैरह हो गए, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाती है। अब कोई बंदा वहाँ पे रह रहा है, ठीक है? तो वो एक तरीके से वो रेंट पे कर रहा होता है। खुद के मकान में रहने के बाद भी वो रेंट पे कर रहा है एक तरीके से, वो चार्जेज़ वगैरह का। तो वैसे तो रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन अगर कंपैरिज़न प्लॉट्स की बात की जाए, अब प्लॉट्स के अंदर भी क्या है वो गेटेड कंसेप्ट के अंदर रहेगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। बशर्ते अप्रूव्ड होना चाहिए, रेरा से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए, गेटेड कम्युनिटी के अंदर भी होना चाहिए और पूरा अच्छी तरीके से होना चाहिए, लोकेशन वगैरह सारी अफेक्ट करती है। अब प्लॉट्स हैं तो क्या है ना, देखो ज़मीन लिमिटेड है, जिस चीज़ का मार्जिन कम होता है उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। ज़मीन अपन तो पैदा कर नहीं सकते हैं, वो लिमिटेड भगवान ने अपनी को दी है। तो जैसे-जैसे ज़मीन कम होती जा रही है, वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो कंपैरेटिव आपकी ज़मीन की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। अब ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी तो पहले तो क्या है आप वहाँ से 2 इनकम ले पाओगे। फर्स्ट इनकम तो क्या रहेगी आपकी, पहले तो वहाँ से आप है ना ज़मीन की वैल्यू बढ़ेगी, एक इनकम तो वो होगी। दूसरी पहले की बात है, फिर आप वहाँ से रेंटेड इनकम भी ले सकते हो मोटा-मोटा। फ्लैट में आप ओनली एक रेंटेड इनकम लेते हो यस, मोटा-मोटा। लेकिन ज़मीन में क्या है, दोनों चीज़ से आप इनकम लेते हो। दूसरा क्या होता है, आपका खुद का घर है, खुद का छत है, पूरा सोसाइटी का कल्चर वगैरह हो गया है,
ठीक है? सोशली कनेक्ट हो और हर पाते किसी का व्यक्ति का सपना होता है कि मेरा खुद का घर हो। तो हैं। खुद का घर लेने का मतलब कि वही होता है कि खुद बनाए या फिर खुद डिज़ाइन कराए, मेरा रूम कहाँ होना चाहिए और सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। तो और दूसरा उसकी रेट्स भी कई गुना बढ़ जाती हैं, वो चीज़ है। तो मेरे ख्याल से जाहिर की बात प्लॉट बेस्ट रहता है कंपैरेटिव फ्लैट से। तो जैसे अभी आपने बताया कि गेटेड सोसाइटी में लेना हमको प्रेफर करना चाहिए, तो गेटेड सोसाइटी में और ओपन जो लैंड में अगर आप बंगलो प्लॉट में जाते हो तो उनमें क्या डिफरेंसेज है? देखो, ओपन लैंड मीन्स कि ओपन लैंड में जाओगे तो उसका आपको पता नहीं है उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, उसको रास्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो रहने वाले आ रहे लोग हैं, वो कैसे हैं, किस टाइप के हैं, कैसी कैटेगरी वगैरह है, जनरेटर वगैरह तो नहीं है। वहाँ पे एम्यूनिटीज वगैरह तो आपको मिलेगी नहीं ओपन लैंड के अंदर तो, क्योंकि वहाँ तो कोई सिस्टम तरीके से डेवलप नहीं किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट की कोई फ्यूचर प्लानिंग आ गई, कोई रोड निकल गया है, फिर कोई भी रनवे निकल गया है, किसी प्रकार की कोई चीज आ गई, तो आपका जो पैसा लगाया है आपने उसका वो वर्थ है, उसका कोई मतलब वो मिसयूज होगा मोटा-मोटा वो चीज़। उसका कोई आपको रिटर्न भी कुछ आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके घर हो आने वाले 2 साल बाद, 5 साल बाद वहाँ पे क्या बनने वाला है। तो एक तो ये दिक्कत आती है। दूसरा बात की जाए, चलो अगर वो ज़मीन अप्रूव्ड भी है, तो वहाँ पे क्या होती है ना मोटा-मोटा आपको डेवलपमेंट वगैरह उसको नहीं मिल पाता है। वो या फिर वो उस तरीके से लोग बाग नहीं आ पाते। बल्कि गेटेड कंसेप्ट में क्या रहता है ना, सिस्टमेटिक तरीके से उसको डेवलप किया जाता है। आपको जैसे 60-40 और रेशियो लेके चलता है कि 40 के अंदर अपन पूरा का पूरा ओपन रखेंगे। बड़े-बड़े पार्क्स वगैरह होंगे, मंदिर भी होगा, सिक्योरिटी सबसे मेन चीज़ आ जाती है, ठीक है? तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो ओपन लैंड्स में और एक गेटेड कंसेप्ट में डिफरेंस करती है। और दूसरा क्या होता है ना, गवर्नमेंट की प्लानिंग के अकॉर्डिंग तो वैल्यू बढ़ती-बढ़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं ऋषि जी आपको, उस सोसाइटी के अंदर लोग कैसे आ रहे हैं? उस सोसाइटी में जेनेटरी कैसा रही है, वो भी कहीं न कहीं इस रेटो को डिफाइन करती है। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि अगर कोई आप जो भी कस्टमर जो वीडियो देख रहे हैं या फिर आपकी कॉन्टेक्ट में जो भी हैं, तो उनको आप सजेस्ट कीजिएगा कि वो गेटेड कंसेप्ट में ही जाए। हो सकता है देखो 500 हज़ार रुपए महँगा है पर स्क्वायर फीट का या फिर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से भी, लेकिन आपको उसकी रेट्स ज़्यादा मिलेगी और रीसेल भी ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि ऐसे चीज़ों के अंदर लोग आना पसंद करते हैं। तो अभी आपने बताया गेटेड टाउनशिप में जाना बेटर बेटर रहता है। रहता है। तो कई बार क्या होता है कि लोगों के साथ में मैंने आपको पहले भी जो बताया था हुँ, कि हुँ। भाई एजुकेशन वगैरह है और जैसे लोकेशन का आपने बताया भी एजुकेशन मैटर करती है, तो कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है तो हुँ, हुँ। उनमें भी जाना आपको कि उनका भी उनकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी आने वाली इस लोकेशन पे क्या पॉलिसी आएगी और क्या डेवलपमेंट रहेगा, तो वो उनका जैसे पता कैसे लगता है? पता कैसे देखो, लगता है? कोई भी अपन ज़मीन या कोई भी प्रोजेक्ट अपन ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो हर क्षेत्र का, हर एरिया का एक ज़ोनल प्लान होता है, हर एरिया का सेक्टर प्लान होता है, हर जगह का मास्टर प्लान होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जहाँ भी प्लानिंग कर रहे हो, और बल्कि ये चीज़ें तो क्या होती है, सबसे पहली चीज़ें ये आती है। लोकेशन के साथ में ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि उस जगह का ज़ोनल प्लान क्या है, उस जगह का मास्टर प्लान क्या है। तो इस मास्टर प्लान लगभग 25 साल, 30-30 साल के होते हैं। जैसे आज प्रेज़ेंट टाइम 2024 चल रहा है, तो यस। हर शहर के 2050 तक के मास्टर प्लान बने हुए हैं। तो उस मास्टर प्लान से आपको क्या हो जाएगा ना, पता लग जाएगा कि एक्चुअली में वहाँ प्लानिंग क्या चल रही है, क्या क्या-क्या प्लानिंग चीज़ें आ होने रही है। वाली है? वो बहाव क्षेत्र में है या नहीं हाँ, है, या फिर वो नदी-नाली ज़मीन तो नहीं आ चुकी है, वहाँ पर कोई मंदिर की ज़मीन तो नहीं है, या फिर गवर्नमेंट ने वहाँ कुछ प्लांट तो प्लानिंग नहीं कर रखा है। आप उसके एरिया में तो नहीं आ रहे हो, या फिर जैसे बात कर सकते हैं कि कोई जैसे कोई कंपनी है, बड़ी कंपनीज़ है, तो उन्होंने कहीं कोई टावर का प्रोसेस ला रखा हो, या फिर कोई लॉजिस्टिक का कांसेप्ट ला रखा हो, जो पहले से पास कर रखा हो। यस। और मान लो आज आपने वहाँ प्रॉपर्टी प्लान कर ली, और बाद में लॉजिस्टिक है, तो ट्रकों का रस रहेगा, टावर आ गई तो फिर आपको जैसे कैंसर जैसी बीमारियाँ हो जाएगी। तो क्या होता है ना, कहीं भी प्लान करने से पहले सेक्टर प्लान, मास्टर प्लान, जोनल प्लान को भी देखना काफ़ी आवश्यक है। तो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई और उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत और धन्यवाद। कभी जैसे एक और क्वेश्चन था मेरा लास्ट हुँ, कि नई जो जनरेशन है, हुँ, हुँ। तो नई जनरेशन आ रही है तो वो रियल एस्टेट का अपना फ्यूचर कैसे देख सकती है? देखो, जैसा कि मेरी बताऊँ, मैं पिछले 2 से 3 साल से एक्टिव रूप से रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ। और रियल एस्टेट में भी कंपनीज़ आपको बहुत सारी मिल जाएगी मार्केट के अंदर। लेकिन कंपनीज़ का आपको पहले बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा। बैकग्राउंड उसका कैसा है। दूसरा, वो आपके लिए क्या काम कर रही है? क्या आपके एजुकेशन के पीछे वो काम कर रही है? क्या आपकी नॉलेज के पीछे काम कर रही है? तो आपको जहाँ भी आप काम कर रहे हो, या फिर जो भी नया बंदा सोच रहा है कि मुझे रियल एस्टेट में करियर बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक ऐसी अच्छी कंपनी ढूँढनी पड़ेगी जो वास्तव में आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रही है, आपकी ग्रोथ के लिए काम कर रही है, तो आपको देखना पड़ेगा मोटा-मोटा। और दूसरा, करियर की बात की जाए, तो प्रेज़ेंट टाइम में आप किसी भी शहर का या जैसे सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है रियल एस्टेट, तो आजकल हर कोई रियल एस्टेट के अंदर करियर बना रहा है, वो चीज़ है। तो रियल एस्टेट काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है अगर कोई करियर की दृष्टि से इसमें आना चाह रहा है।
मतलब नई जो पीढ़ी है वो प्लान कर सकती है प्लान कर अपने सकती है करियर इसकी। को, बिल्कुल, देख सकती है रियल बिल्कुल। एस्टेट में। और ये बहुत ईज़ी भी हो गया है आजकल रियल एस्टेट में अपना करियर देखना, देखो, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे रियल एस्टेट में आजकल काफ़ी सारे रेराज़ हो गए, तो आपको सिंपल सा लाइसेंस लेकर के और गवर्नमेंट की नज़रों में आप काम करो सिस्टमेटिक तरीके से। और दूसरा, रेरा का मेन कांसेप्ट ही ये है कि एक एक अच्छी सोसाइटी को जनरेट करना है। जैसे आजकल आप देखो, बैंक को बैंकर्स बोलते हैं, ठीक है? जो पेशेंट का इलाज करते हैं डॉक्टर बोलते हैं, चोरों को सज़ा दिलवाते हैं, तो उनमें जैसे एडवोकेट हैं या लॉयर हैं, पुलिस आ गई। तो वैसे ही अपन कंसल्टेंसी करते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। तो अपन प्रॉपर्टी एडवाइज़र हैं, अपन कंसल्टेंट हैं। तो आने वाले 3 से 4 साल के अंदर आपकी जो इमेज है, अगर आप किसी को बोलेंगे कि मैं एज़ ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट वर्क करता हूँ या मैं यस, एज़ ए रियल एस्टेट एडवाइज़र हूँ, तो आपकी कहीं न कहीं ज़्यादा वैल्यू होने लग जाएगी। क्योंकि अपन एक ऐसा काम कर रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं करता है। अपन घर दिलाने का काम कर रहे हैं। यस। तो जो बंदा घर दिलाने का काम कर रहा है, जिसकी 100 साल की नींव होती है, तो डेफ़िनेटली उसकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों जो अभी प्रॉपर्टी का जो नाम लेते हैं, जो छवि लोगों के दिमाग में जो आती थी कि भाई किस तरह के लोग होंगे या बदमाश लोग होंगे या उठाईगिरी होंगे इस तरह का, तो मतलब वो छवि साफ होती जा रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अब आने वाले टाइम में। और पूरी तरह से लीगल काम हो रहा है, जैसे कि जो नाम भी दिया है कि यहाँ पर रियल एस्टेट, तो मतलब रियल सारे काम हो रहे हैं, तो आप अपना फ्यूचर भी प्लान कर सकते हो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। और भी जैसे आपकी कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, तो अगले जो भी कोई मीटिंग होगी तो उसमें आप सारे क्वेश्चन अपन क्लियर कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्य धन्यवाद।